हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। जैसे कि हमने कल वर्णमाला स्टार्ट की थी, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करा चुके हैं। उसमें लास्ट में हमने पढ़ा था मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर। तो 3 प्रकार के बताए थे: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। सबसे पहले बात कर लेते हैं वृत्तमुखी की। तो इन स्वरों के उच्चारण में ओठों का आकार गोल होता है, यानी कि होठ जो होते हैं वो गोल हो जाते हैं उच्चारण करते समय। जैसे जैसे आ, उ, बड़ा बड़ा ओ और औ। तो ये होते हैं वृत्तामुखी। बात कर लेते हैं अवृत्तामुखी की। तो इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते। मतलब व्रत होता है सर्कल, तो व्रत मतलब गोल। तो व्रत जो गोल हो जाते हैं और अवृत जिसमें गोल नहीं होते। तो आप ये समझ जाओगे। तो ये होते हैं बाकी के जो बचे हुए हैं। तो ये होते हैं आ, छोटा ई, बड़ी ई, ए और बड़ा ए। आगे चलते हैं। और पॉइंट नंबर 3, मुखाकृति के आधार पर या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर या जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत और अर्धविव्रत। सबसे पहले बात कर लेते हैं संवृत की। तो जब जिह्वा का व्यवहृत भाग स्वरों के उच्चारण के लिए मुख में अधिकतम ऊंचाई पर होता है तथा मुख संवृत मतलब बंद हो जाता है, ऊपर और नीचे के दांत पास पास आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में संवृत स्वरों का उच्चारण करते समय होता है। तो ऐसी स्थिति में उच्चारित होने वाले संवृत स्वर, तो ये छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अर्धसंवृत स्वर। तो इनमें उच्चारण के समय जब जिह्वा की ऊंचाई संवृत की तुलना में कम रहती है, मतलब संवृत का आधा। तो जैसे नाम से पता चल रहा है अर्धसंवृत, संवृत से आधा, तो संवृत से कम रहती है तथा ऊपर और नीचे के दांत थोड़े थोड़े दूर रहते हैं। संवृत में बिल्कुल पास पास आ जाते हैं और इसमें थोड़े दूर रहते हैं। खुलते हैं अर्थात आधे ही बंद रहते हैं। आधा खुलो या आधा बंद कह लो, आधे ही बंद रहते हैं। अर्धसंवृत स्वर उच्चारित होते हैं। तो ये अर्धसंवृत कितने होते हैं? केवल 2, ए और ओ। बात कर लेते हैं विव्रत की। विव्रत स्वर, विव्रत का अर्थ है खुला हुआ। इसमें मुंह खुला हुआ रहता है। जब मुख सर्वाधिक खुला हुआ होता है तब विव्रत स्वर का उच्चारण होता है। और विव्रत स्वर आ। नेक्स्ट अर्धविव्रत, जब मुख विव्रत स्वर अ से कम खुला हुआ तथा अर्धसंवृत आधा बंद या अधिक खुला, मतलब आधे बंद से अधिक खुला, तब अर्धविव्रत स्वरों का उच्चारण होता है। ये कौन कौन से हैं? जैसे ए, ओ, ए और औ। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। चलते हैं आगे। बात कर लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। पॉइंट नंबर 4, उच्चारण स्थान के आधार पर होते हैं 6 प्रकार के। नंबर 1 बात कर लेते हैं तालव्य। तालव्य जीभ के तालु के पास आ जाने से उच्चारित स्वर तालव्य स्वर होते हैं। जैसे छोटा ई, बड़ी ई। इसकी ट्रिक मैं आपको अगली वीडियो में, मतलब आज वर्णमाला पूरी नहीं होगी, इसके जब 3rd पार्ट होगा उसके लास्ट में इन सब की ट्रिक बना के दे दूँगा, जिससे आपको बहुत आसानी से याद आएंगे। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं कि ऐसे तो बुक में ही पढ़ सकते हैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा या अच्छा नहीं लग रहा, याद नहीं हो रही। तो मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ लास्ट में वीडियो के अगले पार्ट में, जिससे आपको बहुत आसानी से याद होने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं तालु कंठ, या जिसको बोलते हैं कंठ तालु। जीभ तालु पर ध्वनि कंठ से उच्चारित होती है, तो ऐसे कहलाते हैं कंठ।
तालु कंठ, तो ये होते हैं छोटा ए और बड़ा ए। बात कर लेते हैं कंठ्य या कोमल तालव्य। संस्कृत में ए अ कंठ से बोले जाने के कारण कंठ्य माने जाते हैं। हिंदी में अब ये कंठ से ऊपर कोमल तालु स्थान से बोले जाने के कारण कोमल तालव्य हो गए हैं। तो ध्यान रखना, कंठ्य को कोमल तालव्य भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ किस कारण कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ध्यान रखने वाली बात है ये। तो छोटा आ, बड़ा आ और ओ, ये कोमल तालव्य या कंठ्य स्वर हैं। बात कर लेते हैं ओष्ठ स्वर की। तो ये होते हैं ऊ और बड़ा ऊ। दोनों ओठों के गोल होने से वहीं से उच्चारित स्वर ओष्ठ स्वर होते हैं। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये होते हैं ओष्ठ स्वर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंठोष्ठ, ओष्ठ और कंठ। तो ओठ तो गोल, किंतु ध्वनि कंठ से, मतलब ओठ होठों से और कंठ से दोनों को मिलाकर होठ तो गोल हो जाएंगे और ध्वनि कंठ से निकलेगी। तो ये होते हैं ओ और औ, कंठ स्वर। मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर की बात कर लेते हैं। तो मूर्धन्य होते हैं मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले भाग से उच्चारित स्वर। मूर्धा और जीभ, रिरी, मूर्धा, आप रिरी बोल के देखो, आपको पता चल जाएगा मूर्धा किसे कहते हैं। जीभ के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, मतलब जीभ का हिस्सा नहीं, लेकिन जीभ के ऊपर मुंह का जो हिस्सा होता है उसको मूर्धा बोलते हैं। जब जीभ उसको स्पर्श करती है, दांतों के थोड़ा पीछे वाला भाग, तो उसको मूर्धन्य स्वर कहते हैं। मूर्धा मुंह के भीतर की ऊपरी छत, समझ रहे हो, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग होता है, यानी दांतों के पीछे ऊपर की तरफ। आप रीरी बोल के देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा। तो रीरी, मूर्धन्य स्वर सिर्फ एक है और वो रीरी। अनुनासिक की बात कर लेते हैं। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक से चंद्र बिंदु, ये चंद्र है ना, अनुनासिक जहाँ भी चंद्र आएगा वहाँ अनुनासिक हो जाएगा। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, मतलब नाक से भी और मुंह से भी, वो हो जाएंगे अनुनासिक। और निरनुनासिक, जिनका सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं, नाक से नहीं बोले जाते और उच्चारण में लघुता बनी रहती है, वे अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे दांत, गांव, आंगन, सांझा, सांचा इत्यादि अनुनासिक स्वर हैं। इन सब में चंद्र बिंदु आ है। बात कर लेते हैं निरनुनासिक स्वर। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक, मतलब जो सिर्फ मुंह से बोले जाते हैं और जिनमें नाक का कोई यूज नहीं होता, और निरनुनासिक, और इनमें चंद्र बिंदु नहीं मिलेगा, वरना ये हो जाएंगे अनुनासिक। इधर, उधर, आप, घर, अपना इत्यादि निरनुनासिक स्वर हैं। व्यंजन बात कर लेते हैं व्यंजन की। स्वर हमारे कंप्लीट हो गए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता। अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे बताता हूँ मैं, गे लिखोगे तो गे और प्लस ए, इसमें ए मिलेगा। इसी प्रकार से सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से ही लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है। यहाँ पर देखो, जैसे कि ये लिखा है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए की ध्वनि छिपी रहती है। ए स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे कै प्लस ए क्या हो गया, इक्वल कै। ये कै व्यंजन और ए स्वर, और व्यंजन बना कै। खे प्लस ए इक्वल खे, ये खे व्यंजन प्लस ए स्वर इक्वल व्यंजन। बात कर लेते आगे। प्रत्येक व्यंजन ए से मिलकर संपूर्णतः उच्चारित होता है। उसमें से ए को निकाल देने पर उसका रूप हलंत के साथ हो जाता है। जैसे कै, खे, गे, अणे। जैसे अभी हमने बात की थी, कै बराबर कै प्लस ए, तो कहने का मतलब अगर हमने ए ख़त्म कर दिया तो ये कै ख़त्म और ये इतना रह जाएगा। ठीक। व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले उच्चारण के स्थान
उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरयंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन जब प्रीवियस ईयर पेपर कराया था मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था यूपी SSC फॉरेस्ट गार्ड में ही कि काकल्य वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है। और ये बहुत बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि वर्णमाला पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पढ़ लेते हैं ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य बस, और चल दिए पेपर देने। तो एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन क्या होते हैं? कंठ के थोड़ा नीचे काकल या अलिह जीवा के स्थान यानी छोटी जीभ से बोले जाने वाले व्यंजन को स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कहा जाता है। आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे याद कर सकते हो, काकल्य व्यंजन है। इसको स्वरयंत्रमुखी भी कहते हैं। ये मेन चीज़ है आपकी कि काकल्य व्यंजन को स्वरयंत्रमुखी भी कहा जाता है। कंठ व्यंजन, कोमल तालव्य, इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे कि हमने कंठस्वर में पढ़ा था, कंठ या कोमल तालव्य, ऐसे ही कंठ व्यंजन या कोमल तालव्य। अतः ये व्यंजन कंठ व्यंजन कहलाते हैं। यह माना जाता है कि इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान कोमल तालु, कंठ से ऊपर का स्थान है। इस कंठ से ऊपर का स्थान है, इसलिए उन्हें कोमल तालव्य भी कहा जाता है। ठीक, जैसे कै, खे, गे, घे, ण, कंठ या कोमल तालव्य व्यंजन है। यही मैं पीछे ट्रिक में बता चुका हूँ कि कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं और तालव्य कौन से होते हैं। आप फर्स्ट पार्ट जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में इसका, वर्णमाला का। तालव्य, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करती है वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च वर्ग और य, से। ये बहुत महत्वपूर्ण है, य और से। च वर्ण तो हर किसी को पता होता है, च, छ, ज, झ, न। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन एक तालव्य व्यंजन है, तो वहाँ पर च, छ, ज, झ, न दे के से दे दिया, तो बस वहाँ पर फिर कोई ट्रिक काम नहीं करती और भूल जाते हैं कि हाँ कौन से हैं। तो इसकी एक हम पूरी ट्रिक के साथ बताएंगे। जैसे ई, च, ये और से। तो यह इचियस वी है तालुराम। तालुराम मतलब तालव्य व्यंजन, और ई दोनों ई, पूरा च वर्ग और ये और से। जैसे ही मैं बताया था आपको कि मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी, तो अभी पहले पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, ट्रिक बाद में। पहले समझना, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद ट्रिक। तो इसी प्रकार से मैं सारे याद करा दूंगा। बात कर लेते हैं मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जीभ के अग्रभाग, ध्यान देने वाली बात, अग्रभाग के द्वारा मूर्धा तालु का बीच वाला ऊपर का कठोर भाग मूर्धा को स्पर्श करने से होता है, वे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे टे, ठे, डे, ढे, अणे और पे, ये मूर्धन्य व्यंजन है। वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर, व्यंजन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों से थोड़ा ऊपर मसूड़ा, जिसको मसूड़ा यानी वर्तस्य के साथ जीभ के स्पर्श करने से होता है, वे वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न, ले, रे, से, ये वर्तस्य व्यंजन। आप इनको न, ले, रे, से बोल के देखिए, आप खुद ही समझ जाओगे कि हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन का क्या महत्व है। चलते हैं अगले की तरफ, दंत्य व्यंजन। बात कर लेते हैं दंत्य व्यंजन की। दंत्य व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण जीभ की ऊपरी नोक द्वारा ऊपर के दांतों का स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं, वे दंत्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ते, थे, दे, धे, ये होते हैं दंत्य व्यंजन। मैंने पिछले पार्ट में बताया था, खे, चे, टे, ते और पे, और इसकी ट्रिक क्या थी? के, टी, एम, दो।
KTM 2, तो हम बात कर रहे हैं दंत्य, तो डी से दंत्य, और इसके सामने तय वर्ग, तो पूरा तय वर्ग दंत्य। तो कौन कौन से हुए पूरा तय वर्ग? तय, थे, दे, ध। बात कर लेते हैं ओष्ठी व्यंजन की, तो लास्ट में आया था ओ और लास्ट में आया था पै, तो ओ से ओष्ठ्य और पै से पै वर्ग। पै वर्ग पै, फै, बै, भै, मै और एक बै। यह आपको ट्रिक में बताऊंगा, बै इसीलिए कह रहा हूँ। आधा काम तो हमारा फर्स्ट पार्ट में हो चुका है और कंसेप्ट हम यहाँ समझने वाले हैं, और बाकी रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक लास्ट वीडियो में। तो आपके लिए तीनों पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके पहला पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, ओष्ठी व्यंजन क्या होते हैं। तो जो व्यंजन वर्ण दोनों होठों को मिलाने पर उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं, वे ओष्ठी व्यंजन होते हैं। ओष्ठी व्यंजन जो व्यंजन वर्ण दोनों होठों को मिलाने पर बोले जाते हैं ओष्ठी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पै, फै, बै, भै, मै और एक एक्स्ट्रा है बै, आदि ओष्ठी व्यंजन है। बात कर लेते हैं दंतोष्ठी व्यंजन। दंतोष्ठी व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होठ के मिलने से होता है, फिर दंतोष्ठी है। पै, फै, आप इसको बोल के दीजिए, देखिए आप खुद ही समझ जाओगे, पै, फै। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपनी जो भी सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी सारी वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।